हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की रीसेंट यूएस विजिट के बारे में। इस विजिट का एनालिसिस करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये दोनों महान लीडर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड जे ट्रंप, इनकी इस वक्त सिचुएशन क्या है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, इनको 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट बने और ऑलरेडी इनके पास बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे ये जूझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इनको हेल्थ केयर पास करना है। बराक ओबामा ने यूनाइटेड स्टेट्स को अपने टेन्योर में हेल्थ केयर दिया, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रू आउट अपने इलेक्शन कैंपेन ये कहा कि बराक ओबामा का हेल्थ केयर अमेरिकन्स के हित में नहीं है और जब वो पावर में आएंगे तो वो एक बेहतर हेल्थ केयर प्लान लोगों को देंगे। वो हेल्थ केयर प्लान क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसके बारे में इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया और उस वक्त भी एक्सपर्ट्स को इस बात का संदेह था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बहुत ही सेंसिटिव इशू को टैकल कर पाएंगे, और यही हुआ। रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक हेल्थ केयर बिल यूएस के सेनेट में प्रेजेंट किया है जिसको उनके ही रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये एक बहुत ही ख़राब बिल है और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बहुत किरकिरी हुई थी और इनके स्टेटस में भी गिरावट आई थी। तो अब इनको फॉरेन पॉलिसी में कोई ना कोई अचीवमेंट करके दिखानी है ताकि ये अपनी पॉपुलैरिटी वापस गेन कर पाएँ। दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी, जो मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अब इनके मेक इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव के सामने डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्लैश करता है कुछ तरीके से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वापस यूनाइटेड स्टेट्स में वापस आए और पीएम मोदी चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आए। तो ये दोनों महान लीडर्स अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर इनके इंटरेस्ट्स कुछ हद तक आपस में टकराते हैं। तो इस वजह से ये विजिट काफ़ी इंटरेस्टिंग मानी जा रही थी और इंडीड थी भी। तो अब देखते हैं कि आखिर इस विजिट से पहले का जो एक कुछ ऑकवर्डनेस, एक टेंशन कह लीजिए, जो दोनों देशों के बीच में थी डोनाल्ड जे ट्रंप की एक पर्टिकुलर कमेंट की वजह से, वो क्या थी। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बराक ओबामा की लेगेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। बराक ओबामा खुद को एक एनवायरमेंटलिस्ट बताते थे जब वो यूएस के प्रेसिडेंट थे। वो कई बार इंटरव्यूज़ में क्लाइमेट चेंज की बात करते थे। वो दुनिया को बताना चाहते थे कि किस तरीके से हम धरती को तबाह कर रहे हैं और अगर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर बढ़ा तो कैटेस्ट्रॉफी, मतलब कि अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स और हु नोज़ क्या क्या बर्बादी दुनिया पर आ सकती है। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन था क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। मगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कैंपेन शुरू किया प्रेसिडेंसी के लिए, उन्होंने इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ही अटैक किया। ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? देखिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर यूएसए को अपनी बहुत सारी कोल की खदानें यानी कोल माइंस बंद करनी थी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि यूएसए में जो कोल माइनर्स होते हैं, जो कोल की जो खदानें होती हैं वहाँ पे माइनिंग करते हैं, उनको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। वो सालाना करीब $80,000 तक कमा लेते हैं, जो यूएसए की एवरेज जो इनकम है, जो वहाँ पे कोई आप कह लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई और कोई अच्छा आदमी, कोई वाइट कॉलर जॉब वाला कोई आदमी हो, वो भी इतना नहीं कमाता। तो यूएसए में बहुत सारे लोग हैं जो कोल माइनिंग से अच्छे पैसे कमाते हैं और उनकी फैमिलीज भी इस इनकम पे डिपेंडेंट है। तो बराक ओबामा के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन करने से इनकी नौकरियां खतरे में आनी थी। तो इन सब लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ख़त्म कर दूंगा यूएसए को पुल आउट करके। क्योंकि देखिए, अगर यूएसए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, अगर वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पुल आउट कर ले तो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी रहती नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया। अब डोनाल्ड ट्रंप से फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से गलती ये हो गई, अकॉर्डिंग टू मी, आप शायद आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, मगर जब वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस को वापस ले रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट यूएसए के खिलाफ है और इंडिया जैसा एक देश, इंडिया का उन्होंने नाम लिया, इंडिया इस डील से उनको बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे और उनको फॉरेन एड मिलेगी यूएसए से और यूरोप से, और उससे इंडिया का हम फ़ायदा कर रहे हैं और हमारे अपने देश में जो कोल माइंस हैं वो बंद हो जाएगी, लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है
कि डोनाल्ड ट्रंप किसी और देश का नाम भी ले सकते थे, मगर बहुत सारे फॉरेन पॉलिसी के एनालिस्ट ने कहा कि इंडिया का नाम उन्होंने स्पेसिफिक लिया है तो परहैप्स वो एक मैसेज सेंड कर रहे थे। और इंडिया भी इस स्टेटमेंट से काफ़ी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि इंडिया में हम लोग आम जनता, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये मान रहे थे कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो सडनली यूएस प्रेसिडेंट अगर इस तरीके से इंडिया को टारगेट करते हैं तो ये काफ़ी ऑड था। और ये ऑड इसलिए भी था क्योंकि कुछ ही हफ्तों में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मीटिंग भी होने वाली थी। तो अब क्या इस स्टेटमेंट का उस मीटिंग पे कुछ असर पड़ता या पड़ा, एक्चुअली हम ये भी देखेंगे पड़ा या नहीं पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट पे कि इंडिया फ़ायदा उठाएगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। तो सुषमा स्वराज, जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहली बात तो इसमें कोई रियलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो फंड वाला वो दे रहे हैं वो बेसिकली ओवरऑल धरती को हम बचाने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। हमने कोई इंडिया इंडिया का स्वार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा करना चाहता है या कोई हम किसी प्रेशर में है या कोई लालच है इसमें। तो इंडिया ने ये चीज़ क्लियर कर दी। तो आप ये कह सकते हैं बहुत ही बड़ी मीटिंग से पहले, ट्रंप और मोदी की मीटिंग से पहले, ये एक काफ़ी अजीब सा एपिसोड था और इसने इस बात पर एक डाउट डाल दिया कि क्या ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री इतनी अच्छी होगी जितनी बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ने मीटिंग पे कुछ असर डाला या नहीं डाला, ये जानने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया एक दूसरे से चाहते क्या हैं। क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना, हम फ्रेंडली रिलेशंस हैं हमारे, वो सब ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, मगर मेन चीज़ ये है कि दोनों देश आखिर एक दूसरे से चाहते क्या हैं। अगर हम ये समझ जाएं तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स को समझने में भी और आसानी होगी। देखिए, इस वक्त यूएस की मेन प्रायोरिटी इंडिया की तरफ है, खासकर इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, वो है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का, जो यूएसए के अगेंस्ट है 31 बिलियन डॉलर्स का, इसको कम किया जाए। ट्रेड इम्बैलेंस मतलब कि यूएस के इतने प्रोडक्ट्स इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं हो रहे जितने इंडिया के हो रहे हैं यूएस में। तो उसकी वजह से एक ट्रेड इम्बैलेंस बन रहा है और इसमें यूएसए को घाटा हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में एक और चीज़ बार बार दोहराई थी कि दुनिया हमारा फ़ायदा उठा रही है, हमारी सरकार उसका कुछ कर नहीं रही और हमको कुछ ऐसे कड़े कदम लेने होंगे कि जिन देशों के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो और यूएसए को जो उसका हक है वो मिले। तो अब हालांकि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या यूएस ये अचीव कर पाएगा इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना, या क्या इंडिया ये अलाउ करेगा, ये अलग बात है। मगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो वोटर्स हैं वो इस जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उस पर उनको बहुत जज करेंगे कि क्या ट्रंप बाकी देशों के साथ बेटर डील करेंगे। क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को थ्रू आउट हिज कैंपेन ऐसे सेल किया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आई मेक बेटर डील्स। तो ये वो ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि मैं बाकी देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसलिए पहली एडमिनिस्ट्रेशन से इस इशू पे ज़्यादा जोर डालेंगे। तो यूएसए कैसे ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश करेगा, उसमें सबसे आसान रास्ता ये है कि इंडिया रशिया या इजराइल के डिफेंस इक्विपमेंट ना ले और यूएस के डिफेंस इक्विपमेंट ले। मतलब कि कल को अगर इंडिया को कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है तो वो फ्रांस का रफाइल ना ले, डसॉल्ट का जो रफाइल है वो ना ले, बल्कि यूएसए का हॉर्नेट ले, या फिर जो एयरक्राफ्ट यूएस गवर्नमेंट ऑफर कर रही है इंडिया वो ले। तो अगर इंडिया ऐसी डील्स करता है कि बारे ये डील्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक डील 6 बिलियन 7 बिलियन तक पहुंच सकती है, तो उससे ट्रेड डेफिसिट नैरो होने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और यूएस इसमें पुश भी कर रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है इससे राज़ी क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया चाहता है कि इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी पर एक्सेस मिले। ठीक है, अभी जो यूएस ऑफर कर रहा है इंडिया को
उसमें इंडिया चाहता है कि और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी दे, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल इस वक्त यूएस मिलिट्री यूज़ कर रही है वो इंडिया को मिले, और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो। तो इंडिया की बहुत सारी टर्म्स हैं जो यूएस यूजुअली किसी देश के साथ ऐसी डील्स नहीं करता, क्योंकि यूएस बीइंग द सोल सुपर पावर सिंस 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स करा, तब से यूएस एक सोल सुपर पावर है। तो काफ़ी बार जब डिफेंस इक्विपमेंट की डील थी उसमें यूएस हमेशा मनमानी करता रहा, मगर इंडिया एक डिफरेंट कस्टमर है। इंडिया के पास अपनी जियोपॉलिटिकल पावर है, वो डिसीजन मेकिंग में जो उसको बेनिफिशियल लगता है वो कर सकता है। तो एक बहुत ही मुश्किल सिनेरियो हो जाता है जब ये दोनों देश एक डील पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर इंडिया ये भी चाहता है कि और ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो इंडिया में सीधी सी बात है जॉब्स बढ़ेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोनों यही चाहते हैं कि दोनों के रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में जॉब्स बढ़ें, और जॉब्स क्रिएट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट्स। फिर एक बहुत ही बड़ा इशू है पाकिस्तान का। हालांकि इसमें मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। इंडिया अग्रेसिवली यूएसए को ये चाहता है कि यूएसए पाकिस्तान के खिलाफ और ज़्यादा एक कड़ा एक्शन ले, उनको ये बोले कि टेररिज्म के खिलाफ कुछ करो, उनकी मिलिट्री एड और कट कर दे। तो अगर यूएसए धीरे धीरे पाकिस्तान की मिलिट्री एड इतनी कम कर देता है कि पाकिस्तान को वो एड इतनी इनसिग्निफिकेंट लगती है कि पाकिस्तान यूएसए का, आप एक तरीके से कह लीजिए अभी उनकी आज्ञा मानता है, वो आज्ञा मानना बंद कर दे और कंप्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, क्या वो यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट में है? तो क्या, और मोरोवर जो एड पाकिस्तान को मिल रही है यूएसए से, क्या वो इतनी एड है कि उससे इंडिया को कोई खतरा हो सकता है? तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इससे कि क्या इंडिया को इतनी एग्रेसिवली यूएसए को परस्यू करना चाहिए पाकिस्तान वाले इस इशू को लेकर, मिलिट्री एड को कम करने में? क्योंकि अगर पाकिस्तान पे यूएसए का इन्फ्लुएंस रहता है वो इन द लॉन्ग रन इंडिया के बेनिफिट में ही होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। फिर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, H1B वीज़ा इशू, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि हम बाहर से जो वर्कर्स आ रहे हैं यूएस में, अब देखिए पूरे कैंपेन में उनकी एक्सट्रीमली प्रो अमेरिकन एक पोजीशन रही है। वो ये चाहते हैं, हालांकि इनसे पहले भी बाकी प्रेसिडेंट्स के लिए भी रही है, मगर ट्रंप ने जो बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे, जो बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पे जो आदमी था, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी है, उसकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश की है। क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन को ये लगता था कि जो कंपनीज़ हैं यूएस की, वो सस्ते दामों पर बाहर के देशों से प्रोग्रामर्स को हायर कर लेते हैं और उसकी वजह से अमेरिकन जॉब्स चली जाती हैं, और एम्प्लॉयमेंट इस वक्त यूएस में एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो कैंपेन के दौरान भी, इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीज़ा इशू को काफ़ी बार उठाया, और जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने अप्रैल में उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे साइन किया, जिससे यहाँ के जो H1B1 वीज़ा के जो रूल्स हैं वो और ज़्यादा कड़े हो गए, जिससे वीज़ा अब्यूज़ रुक जाए। और ट्रंप ने कोशिश की कि कंपनीज अमेरिकन प्रोग्रामर्स को हायर करे या अमेरिकन वर्कर्स को हायर करे, ना कि इंडियन वर्कर्स को हायर करे। तो इस पर उम्मीद की जा रही थी काफ़ी बातचीत होगी, नरेंद्र मोदी जी इस इशू को उठाएंगे, मगर अभी तक कहीं पे कोई एविडेंस मिला नहीं है कि इस इशू पर बात हुई है। शायद क्लोज डोर्स में 1-on-1 कुछ ये इशू उठाया गया होगा, मगर ऑफिशियली इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि H1B वीज़ा इशू के बारे में इस मीटिंग में कोई भी बात हुई थी। सो मीटिंग आखिर हुई कब थी? तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी 26 जून को मिले। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मोदी जी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएस के हैं, रेक्स टिलरसन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब कि जो भी एम्बेसडर्स वेरियस देशों में डिप्यूट करेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्स टिलरसन की एडवाइस पर ही उनको किया जाएगा। अ वेरी पावरफुल मैन। आगे जाकर आप आने वाले कई सालों में आप रेक्स टिलरसन को पाकिस्तान और इंडिया में विजिट करता हुआ देखेंगे। फिर है इनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेम्स मैटिस भी कहते हैं इनको, इनका नाम जेम्स मैटिस है वैसे, और इनको एक निक नेम भी दिया है काफ़ी अजीब सा, मैड डॉग मैटिस। काफ़ी अग्रेसिव जनरल रहे थे दी इराक इन्वेजन और अफगानिस्तान में भी काफ़ी इनकी एक अग्रेसिव रणनीति रही थी, इसलिए इनको काफ़ी एक अग्रेसिव निकनेम दिया है। सो इन दोनों से भी नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी। फिर बात आती है टेररिज्म और पाकिस्तान।
जहां पर ट्रंप ने खुल के जो इंडिया चाहता था वो इंडिया को दिया। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि ये ट्रंप की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको भी सूट करता है। थ्रू आउट द कैंपेन उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट काफ़ी, आप कह सकते हो, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कई बार ये लाइन यूज़ करी, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म बार बार रिपीट करते हैं, जबकि आप अगर नोटिस करेंगे तो बराक ओबामा ने कभी भी ये चीज़ नहीं कही होगी, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। आप एक बेसिकली एक रिलीजन को टेररिज्म से जोड़ रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ट्रंप के हित में था कि अगर वो टेररिज्म के खिलाफ एक टफ स्टैंड दिखाते हैं तो उनके वोटर्स को यकीन होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना है वो काम कर रहा है जिसके लिए उन्हें चुना गया है। चाहे इंटरनली उनके बहुत इश्यूज हो, वो हेल्थ केयर बिल पास नहीं कर पा रहे, उन पे आरोप है कि उन्होंने रशियंस के साथ मिलके कुछ इलेक्शंस में फ्रॉड किया था, वट एवर दैट बी, वो जो भी हो, अगर वो मेन जो मुद्दे हैं उन पर डिलीवर करते हैं जैसे टेररिज्म और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और जॉब्स, अगर ट्रंप उस पर डिलीवर करते हैं तो उनका बेस उनको सपोर्ट करेगा। अब हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने ये कहा कि इंडिया और अमेरिका मिलकर रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑफ कोर्स उनके वोटर्स ऐसी लैंग्वेज सुनना पसंद करते हैं। और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने यूएसए और इंडिया दोनों ने पाकिस्तान को अर्ज किया कि वो अपनी टेरिटरी मिलिटेंट ग्रुप्स को यूज़ ना करने दे। और उसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा, एक बहुत ही बड़े एक टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में जो कश्मीर में आतंकवाद काफ़ी फैलाते हैं, उनको भी यूएस ने एक ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दे दिया। हम बात कर रहे हैं सैयद सलाउद्दीन की। तो देखिए ये हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हैं। मोदी जी से जो मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की, उससे एक दिन पहले ही सैयद सलाउद्दीन को एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दे दिया गया। अब इनके बारे में आपको ये बता देता हूँ, ये पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ से कश्मीर में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अब सैयद सलाउद्दीन इतनी डेंजरस एक फिगर है, आपको इसका एग्जांपल ये देता हूँ कि जब पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया कि वो कश्मीर को इतना अग्रेसिवली परस्यू नहीं करेंगे, उस पॉलिसी में हल्का फुल्का चेंज आ रहा था 2012 के आसपास, तब सैयद सलाउद्दीन ने वार्निंग दी पाकिस्तान को कि ये उनकी स्टेटमेंट है बाय द वे, कि हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं कश्मीर में, और अगर पाकिस्तान हमारी सपोर्ट विड्रॉ करता है, मतलब कि हमारे जो वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना बंद करता है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं पाकिस्तान भी कितनी एक ख़राब सिचुएशन में फंसा हुआ है कि जिन टेररिस्ट को उसने नर्चर किया था वो अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप टेररिज्म को फंड करना रोकोगे तो हम आपको अटैक करेंगे। तो खैर आपको ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ही इज़ नाउ अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। अब बात करते हैं डिफेंस डील्स की। देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि पिछले साल यूएस ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे दिया। ऑल राइट, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यूएस ने इंडिया को एक्सेस दे दिया कि अगर इंडिया चाहे तो इंडिया के पास ऑप्शन है यूएस की स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदने का। मतलब कि करीब 98% जो यूएस की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो यूएस अपने नेटो एलाइज को बेचता है यूजुअली, वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन के तौर पे इंडिया को भी बेची जाएगी। मगर तब भी इंडिया के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि देखिए बहुत ही लंबे समय तक आप अगर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस की हिस्ट्री देखें, 2007 से करीब $15 बिलियन की डील हो चुकी है यूएस और इंडिया के बीच में। मगर जो सारी डील्स हैं वो बेसिकली एक बायर और सेलर की डील है। हमें कोई ऐसी जॉइंट पार्टनरशिप नहीं दिखी जैसे ब्रह्मोस मिसाइल में हमने रशिया के साथ देखी, जिसमें इंडिया और यूएस मिल के कोई एक नया कोई इक्विपमेंट तैयार कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है जो इंडिया को इतना सूट नहीं करता। तो इंडिया ये चाहता है कि इवेंचुअली यूएस इंडिया के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करे, ताकि इससे इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको भी एक्सपीरियंस गेन हो। फिर ऑफ कोर्स बात करते हैं ड्रोन्स की। देखो ये इशू भी 2016 से लटका हुआ है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया के एक अच्छे दोस्त माने जाते थे, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री थी उनकी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। मगर जब इंडिया ने रिक्वेस्ट करी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को
कि वो 22 ड्रोन्स खरीदना चाहते हैं, तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ना हाँ करी ना करी। उन्होंने बस ये कहा कि अगली एडमिनिस्ट्रेशन इस पर फैसला लेगी। और अगली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो वो अगली एडमिनिस्ट्रेशन है, और उन्होंने ये डील क्लियर कर दी। और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये डील करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की हो सकती है, और इसमें 22 ड्रोन्स मिलेंगे इंडिया को। इन ड्रोन्स का नाम है प्रेडेटर गार्डियन ड्रोन्स। इनको वेरियस एयर फोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड यूज़ करती है। ब्रिटिश एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी भी यूज़ करती है। ये बेसिकली सर्वेलेंस के लिए यूज़ होंगे। मतलब कि देखिए, ये आसमान में बहुत ही ऊंचे उड़ सकते हैं, और ज़मीन में अगर आपको निगरानी रखनी है, आपको देखना है कि दुश्मन या कोई भी कंट्री जिस पे आप नज़र रखना चाहते हैं वो क्या हरकत कर रहा है, तो ये ड्रोन्स उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये 27 घंटे तक उड़ सकते हैं, और ऑफ कोर्स अनमैन्ड है। ये इंडिया को एक बहुत ही बड़ी एज देंगे, इंडियन नेवी को। और उसके अलावा आने वाले सालों में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 तक कि 20 बिलियन तक की डील्स हो जाएं यूएस और इंडिया के बीच में। डिफेंस डील्स की मैं बात कर रहा हूँ। और ऑलरेडी यूएस टॉप 3 डिफेंस सप्लायर्स में आ चुका है इंडिया के। और अगर हम पिछले 3 या 4 साल को देखें तो यूएस ने रशिया को भी बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ डिफेंस सप्लायर टू इंडिया। फिर बात आती है चाइना की। देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना का डायरेक्टली कहीं पर इतना रेफरेंस नहीं था, मगर कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोले गए जिसमें साउथ चाइना सी की तरफ कुछ हिंट जा रहा था। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए ओवरफ्लाइट का, और कॉमर्स थ्रू आउट द रीजन। तो अब जब थ्रू आउट द रीजन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे साउथ चाइना सी भी आता है, जहाँ पे चाइना अपना हक वहाँ पे जमाता है और बाकी देशों को वहाँ पर बुली कर रहा है। तो ऑफ कोर्स एक आप कह सकते हो वहाँ पर हिंट था यूएस और इंडिया का। और उसके अलावा देखिए, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसमें चाइना बहुत सारे देशों के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, सीपेक में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना फाइनेंस कर रहा है एक काफ़ी हैवी इंटरेस्ट रेट पे। तो देखिए, यहाँ पर ये भी लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, मगर ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट हो और रिस्पॉन्सिबल डेब्ट फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस हो। तो चाइना देखिए इनफेमस है इस बात को लेकर कि चाइना से आप एक बार अगर आप उधार ले लेती है कोई कंट्री, तो बाद में इंटरेस्ट रेट उनके हाई होते हैं कि जो उस प्रोजेक्ट से कुछ प्रॉफिट आना था या उसका उस प्रोजेक्ट का कुछ आगे जाके होना था, वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता जितने का उन्होंने लोन ले लिया होता है। तो श्रीलंका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। श्रीलंका का जो पोर्ट था वो एक अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, और चाइना का जो डेट श्रीलंका ने लिया था उसमें वो काफ़ी हद तक फंस गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन बेल्ट वन रोड का डायरेक्टली रेफरेंस दिए बगैर ये बात ज़रूर करी गई है कि रिस्पॉन्सिबल डेट फाइनेंसिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और जो बाकी देश हैं उनकी सॉवरेनिटी और जो टेरिटोरियल ये इंटेग्रिटी है उसका भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीपेक जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, और इंडिया ने काफ़ी बार उस पर ऑब्जेक्शन भी जताया है कि इंडिया वो टेरिटरी क्लेम करता है, तो उस पर से एक आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे आप शुरू कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी एक तरीके से उसका मेंशन किया गया है इनडायरेक्टली। अब ज़रा ट्रेड डेफिसिट के बारे में कुछ डेटा पढ़ लेते हैं, आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा, और इससे अब आपको एक बेटर पिक्चर भी मिल जाएगी कि आखिर इंडिया यूएस रिलेशंस में ट्रेड डेफिसिट एक इतना बड़ा इशू क्यों है। हालांकि ट्रेड डेफिसिट यूएस का मैक्सिको के साथ भी है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रपोजल दी कि हम मैक्सिको के साथ, यूएसए मैक्सिको के साथ की जो उनकी बॉर्डर है उस पर एक बहुत ही बड़ी वॉल बनाएगा, तो सब लोगों ने पूछा कि वॉल का खर्चा तो 20-30 बिलियन डॉलर्स आ जाएगा, आप कहाँ से लाओगे इतना सारा पैसा। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जो ट्रेड डेफिसिट है मैक्सिको के साथ उसको हम कम करेंगे और उस पैसे को हम इस्तेमाल करेंगे दीवार को बनाने में। हालांकि कुछ हो नहीं पाया उसमें, वो मामला अटका हुआ है। अब वो कुछ नए और आइडियाज़ ला रहे हैं कि वॉल पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और कुछ करेंगे ताकि कॉस्ट कम हो जाए, मगर वो बात वहाँ पे बन नहीं रही है। तो इंडिया के साथ भी यूएस का एक बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, और कितना बड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया वॉज यूनाइटेड स्टेट्स 18th लार्जेस्ट गुड्स एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। तो यूएस के जो गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड गए हैं उसमें इंडिया 18th लार्जेस्ट गुड्स मार्केट था। अब जब हम बात करते हैं यूएस में जो सप्लायर ऑफ गुड्स थे उसमें इंडिया की रैंक है 9वीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा जंप है, और ये तो आपको एक पूरी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बता देगा कि जो यूएस गुड्स थे जो इंडिया को एक्सपोर्ट किए गए थे 2016 में, उनकी वैल्यू जो थी टोटल
21.7 बिलियन डॉलर्स थी। और जो यूएस गुड्स थे जो इंपोर्ट किए गए थे यूएस में इंडिया से, उनकी टोटल वैल्यू थी 46 बिलियन डॉलर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गैप कितना ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे हम डोनाल्ड ट्रंप को दोष नहीं दे सकते कि वो ऐसा मैंडेट उनको मिला है कि उनको इन इश्यूज़ को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करना होगा। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और प्रेसिडेंट भी होता तो वो भी इस इशू को उठाता, मगर फ़र्क ये है डोनाल्ड ट्रंप इस इशू को ओपनली कई बार उठाएंगे। अब सिमिलर एग्जांपल हमको तब भी दिखा है जब एंगेला मर्कल यूएस गई, तो जब जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे थे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और एंगेला मर्कल, तो उस वक्त उन्होंने ओपनली ये कह दिया कि जो नेटो के बाकी मेंबर्स हैं वो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे नेटो में जितना यूएस कर रहा है। तो बाकी प्रेसिडेंट्स भी ये बात उठाते रहे, मगर आप कह सकते हो वन ऑन वन डिस्कशन में मीडिया से दूर। मगर डोनाल्ड ट्रंप का ये एजेंडा है कि इन बातों को पब्लिक के सामने बताया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इस बात को सीरियसली लेता है, और बाकी जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनको भी ये बात बताई जा रही है कि अमेरिका के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। अच्छा देखिए, ट्रेड डेफिसिट के बारे में ये भी जान लीजिए। जो चीज़ें इंपोर्ट यूएस करता है इंडिया से, उसमें सबसे ज़्यादा होती हैं प्रीशियस मेटल एंड स्टोन्स, फिर होते हैं फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडिया बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और फिर मिनरल फ्यूल्स, और फिर मिसलेनियस टेक्सटाइल आर्टिकल्स। आगे देखिए, मैरीटाइम एंड मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। जो नेवी जो है यूएस और इंडिया की जो मिलके एक्सरसाइजेस करती हैं। तो देखिए, इन हिज रिमार्क्स ट्रंप वेंट ऑन टू ऐड दैट मिलिट्री कोऑपरेशन वाज एक्सपेंडिंग। मिलिट्री कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच में एक्सपैंड कर रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2017 का जो ट्राइलेटरल यूएस इंडिया जापान का की जो मालाबार एक्सरसाइज होगी, वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी इंडियन ओशन में जो अब तक कंडक्ट की गई है। बहुत ही बड़े स्केल पर करी जाएगी वो। उसके अलावा देखिए, ट्रंप ने यह भी मेंशन किया कि इंडिया का जो रोल है अफ़गानिस्तान में वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इंडिया ने अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट पूरा कंस्ट्रक्ट करके उनको गिफ्ट किया है, और यहाँ पे उसके बारे में भी इन्होंने बोला है कि आई ऑल्सो थैंक दी इंडियन पीपल फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एफर्ट इन अफ़गानिस्तान। और उसके अलावा देखिए, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन द फ्यूचर इंडिया को ये भी पूछ सकते हैं कि वो अफ़गानिस्तान में अपनी आर्मी भेजे। ये काफ़ी इस पर स्पेकुलेशंस हैं। अभी इस वक्त देखिए, नेटो के 13,000 जो सिपाही हैं वो अफ़गानिस्तान में डिप्यूटेड हैं, उसमें से 7,000 यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार बाकी जो नेटो कंट्री हैं उनको भी बोला है कि वो और सोल्जर्स वहाँ पर भेजें अफ़गानिस्तान में, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल करने में और आसानी हो। और अगर इंडिया को यूएस एक और ज़्यादा क्लोज एलाई, या एक पार्टनर एलाई तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा, एक पार्टनर के रूप में देखना चाहता है, तो यूएस ये ज़रूर चाहेगा कि इंडिया भी अफ़गानिस्तान में कुछ एक मिलिट्री एक्शन ले और अपनी आर्मी भेजे। तो आपको क्या लगता है, इंडिया को ऐसा करना चाहिए? इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो यूएस की ऑफ़र डिक्लाइन कर दे और ये कह दे कि हम बिल्कुल अफ़गानिस्तान में अपना रोल निभाएंगे, मगर हम अपने जवानों को यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भेजेंगे, और वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनकर अफ़गानिस्तान में जो भी वहाँ पर उनको पीस के लिए काम करना है वो करेंगे। वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि उससे जियोपॉलिटिकल जो उससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी है, इंडिया उसमें फंस सकता है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या यूएन पीस कीपिंग फोर्स में अपनी आर्मी भेजकर वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, या फिर डायरेक्टली इंडिया को अफ़गानिस्तान में जाना चाहिए? फिर देखिए, आपको ये भी बता देता हूँ कि इस पूरी मीटिंग में क्लाइमेट चेंज का कोई भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही अजीब सी एक स्टेटमेंट दे दी थी जो इंडिया के खिलाफ थी। तो इंडिया ने भी कोशिश की कि उस स्टेटमेंट के बारे में बात ना हो, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच में बस खटास ही पैदा करती, और क्लाइमेट चेंज टॉक्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। जबकि आप देखोगे प्रीवियसली जब नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी बराक ओबामा के साथ, उस वक्त क्लाइमेट चेंज को एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया था। फिर देखिए, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया एक परमानेंट सीट चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ कहीं भी। और फाइनली, ये मोदी और ट्रंप की आखिरी मीटिंग नहीं थी, ये दोनों फिर से मिलेंगे, और अभी 2017 में ही मोदी जी वापस यूएस जाएंगे यूएन जनरल असेंबली सेशन के दौरान, और उस वक्त हो सकता है एक लंबी मुलाकात हो मोदी जी की ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है इवांका ट्रंप, वो भी इंडिया विजिट करेंगी जल्द ही ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के दौरान।
और इवांका ट्रम्प हालांकि उनकी बेटी है, और यूजुअली यूएस प्रेसिडेंट्स की बेटी कभी पॉलिटिक्स में इतना वहाँ पे इंडल्ज नहीं करती, मगर इवांका ट्रम्प को वाइट हाउस में एक पोजीशन दे दी गई है एज एन एडवाइज़र, और ये सरकार में काफ़ी एक एक्टिव रोल प्ले करती हैं और इनके पास भी काफ़ी अथॉरिटी है। तो आप ये मत समझिएगा कि उनकी बेटी है तो बस एक फॉर्मल सा एक विजिट होगा, एक कुछ ज़्यादा उसमें कुछ खास होगा नहीं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, काफ़ी अथॉरिटी है इनके पास, और इंडिया कोशिश करेगा कि इनके साथ भी कुछ आगे जाकर नेगोशिएशंस हो। और ये हमारी वीडियो का अंत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए। गुड लक विद योर एग्ज़ाम प्रेपरेशंस। गॉड ब्लेस यू ऑल।